रही है ना? सबको क्लियर है आवाज? क्लियर हावे कि नहीं तेला बताओ ना जी जल्दी। हाँ क्लियर है। चल कल की क्लास को थोड़ा सा देख लेते हैं ना। कल भाषा के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। सबसे पहले भाषा की परिभाषा देखा हमने, फिर भाषा के गुण कैसे कैसे परिवर्तित होती है, हिंदी भाषा के विकास क्रम को देखा हमने, है ना। एक क्रम को इसमें याद रखना हमेशा, है ना। इस क्रम को क्या कि पहले कौन सी भाषा आई है ना। जैसे सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है। इस क्रम को याद रखना, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ देता है। इसके बाद फिर हमने 7 अपभ्रंश के बारे में पढ़ा। 7 अपभ्रंश कौन कौन से हैं और उन अपभ्रंशों से कैसे भाषा का विकास हुआ है, कैसे हम आधुनिक स्थिति तक पहुंचे हैं। ये सब आधुनिक भाषाएं हैं, है ना। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, ओडिया, बांग्ला, मराठी, गुजराती, सब आधुनिक भाषाएं हैं। इन सब के विकास क्रम को हमने देखा है। ठीक, इसके बाद आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है वर्ण एवं वर्णमाला। तो हेडिंग डाल लो अपने कॉपी में, वर्ण एवं वर्णमाला। ठीक, वर्ण एवं वर्णमाला। तो सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करो तो उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ठीक, सबसे पहले देखा जाए वर्ण को, तो वर्ण क्या है। देखिए, जब भी हम किसी भी शब्द को लिखित रूप में लिखते हैं, ठीक है, शब्द तो वैसे ध्वनि है। जैसे मैं बोलूं राम, तो ये एक प्रकार की ध्वनि है। अब इसको लिखने के लिए, इसको लिखित रूप में लाने के लिए मैं कुछ चिन्हों का प्रयोग करता हूं। ये चिन्ह है, ये भी चिन्ह है और ये भी क्या है, चिन्ह है। ठीक, तो जब किसी ध्वनि को लिखित रूप में लाने के लिए हम ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन ध्वनि चिन्हों को कहा जाता है क्या, वर्ण। ध्वनियों को जिस रूप में लिखा जाता है वही क्या है, वर्ण है। ठीक, तो यहां पर र एक वर्ण है, आ एक वर्ण है, म एक वर्ण है, अ एक वर्ण है। ठीक, राम शब्द को देखेंगे तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। र, आ, म और अ, यानी 4 अलग अलग प्रकार की ध्वनियों से मिल करके ये राम शब्द जो है ये बना हुआ है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये इनको ही क्या कहा जाता है, इनको ही कहा जाता है वर्ण। ठीक, अब बात आती है सर वर्ण तो ठीक है, वर्णमाला क्या है। वर्णमाला की अगर बात करें तो हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, या बोला जाए व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की एक व्यवस्था होती है हमारे यहाँ, वो व्यवस्था कैसे होती है वो वर्णमाला पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगा, है ना। क्योंकि आपने सुना होगा अघोष वर्ण, सघोष वर्ण एक निश्चित जगह पर ही होते हैं हमारी वर्णमाला में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। ये एक इस प्रकार की व्यवस्था में बैठे होते हैं वर्ण कि वो अघोषता या सघोषता के मामले में या प्राणत्व के मामले में एक व्यवस्थित क्रम बनाते हैं। तो इस क्रम के आधार पर ही कहा जाता है कि हमारी जो वर्णमाला है वो क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कई बार कि हमारी वर्णमाला है क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह है। ठीक, अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। इन 52 वर्णों को फिर छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है
उसके अंतर्गत ऐसे वर्णों को रखा गया है जो अपने उच्चारण में स्वतंत्र हैं, उच्चारण में स्वतंत्र हैं। यानी इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। इनको कहा गया स्वर। इन वर्णों को क्या कहा गया? स्वर कहा गया। स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण होते हैं जो अपने उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए हमें कभी भी किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। पिछला एग्जाम्पल देखो, जैसे मुझे राम लिखना है तो मैं क्या करता हूं? र और आ को मिलाता हूं। यानी मुझे रा लिखने के लिए इस र के साथ किसकी आवश्यकता पड़ रही है? आ की आवश्यकता पड़ रही है। यहां पर र जो है ये अपने उच्चारण में स्वतंत्र है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि मुझे र को पूरा लिखना होता है तो मैं कैसे लिखता हूं? र के साथ क्या मिला होता है? आ मिला होता है। लेकिन अगर मुझे लिखना हुआ आ तो मैं आ लिख दूंगा। ठीक है, आ के उच्चारण के लिए मुझे किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। इसीलिए कहा गया कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वरों की संख्या की अगर बात करें तो हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक, इन 11 स्वरों को पुनः छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। पुनः छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। जैसे पहला भाग कहलाता है लघु स्वर, या इन्हें ही कह दिया जाता है मूल स्वर। इनको ही बोल दिया जाता है ह्रस्व स्वर। इनको ही क्या बोल देते हैं? ह्रस्व स्वर बोल दिया जाता है, ह्रस्व स्वर। तो लघु स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, ये एक ही हैं, याद रखिएगा। परिभाषागत रूप से अगर देखें तो अलग मिलते हैं, लेकिन है मूलतः वही। कैसे अलग होते हैं अभी बताऊंगा। ठीक, तो लघु स्वरों की संख्या की अगर बात करें तो लघु स्वरों की संख्या के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण? 4 वर्ण आते हैं लघु स्वरों के अंतर्गत। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं भाई? ये 4 वर्ण हैं आ, ई, उ और री। ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? लघु स्वर कहलाते हैं। ठीक, इनको लघु स्वर क्यों बोला गया? बात यही आती है, इनको लघु स्वर या ह्रस्व स्वर क्यों बोला गया? देखिए, इनको लघु स्वर या ह्रस्व स्वर बोलने का कारण यह है कि ये ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, या लगने वाले श्वास की मात्रा जो होती है वो कम होती है। ठीक, इसीलिए इनको क्या कहा गया? लघु स्वर कहा गया। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। तो ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में लगने वाले श्वास की मात्रा या लगने वाला समय जो होता है वो कम होता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? लघु कहा गया। ठीक, अब दूसरी बात, सर इनको मूल स्वर क्यों कहा गया? इन्हीं 4 वर्णों को मूल स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसे स्वर हैं जिनसे बाकी सभी स्वरों का निर्माण होता है। मूल का अर्थ होता है जड़। सुना होगा ना शब्द आपने, कंदमूल। ठीक है, तो मूल शब्द क्या होता है? जड़ होता है ना। तो मूल स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनसे बाकी सभी स्वरों का निर्माण होता है। संधि के अंतर्गत देखेंगे हम कि जब आ और आ को मिलाते हैं तब बनता है आ। अलग प्रकार का स्वर है, मूल स्वरों में शामिल है क्या? नहीं है। गुण स्वर संधि में आएंगे तो आ और ई को मिलाएंगे तो बन जाएगा ए। गुण स्वर संधि में ही आ और ओ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ऊ को मिला देंगे, है ना, ऊ को मिला देंगे तो बन जाएगा ओ। और अगर आ के साथ ए को मिलाते हैं वृद्धि स्वर संधि में तो ये बनता है ए। वृद्धि स्वर संधि में ही आ से जब ओ को मिला देते हो तो बनता क्या है? औ। तो देखेंगे हम
कि कहीं ना कहीं पर ये जो स्वर हैं, इन्हीं से ही बाकी सभी स्वरों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसीलिए इन स्वरों को क्या कहा गया, मूल स्वर कहा गया। है वही चीज, है ना, लघु स्वर या मूल स्वर है वही चीज, बस परिभाषागत रूप से अगर देखा जाए तो उनमें भिन्नता आ जाती है। ठीक, ये 4 स्वर क्या कहलाते हैं, लघु स्वर कहलाते हैं। अब दूसरी कैटेगरी को कहा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इन्हीं स्वरों को कहा जाता है उत्पन्न स्वर। इन्हीं स्वरों को क्या कह देते हैं, उत्पन्न स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर क्या होंगे, लघु का दीर्घ रूप ही क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। ठीक, आ, ई और उ ये क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक, इनको ही क्या बोल दिया जाता है, उत्पन्न स्वर कह दिया जाता है। अब अगली कैटेगरी जो है इसको बोला जाता है व्युत्पन्न स्वर। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न स्वर। व्युत्पन्न स्वर 4 होते हैं हमारे यहां, कौन कौन से, ए, ओ और औ। ये 4 स्वर जो है वो उनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है व्युत्पन्न स्वर। अब एक कंफ्यूजन जरूर आएगा, सर इसको उत्पन्न बोल रहे हैं, इसको व्युत्पन्न बोल रहे हैं, ऐसा क्यों सर। देखो, मान लो अगर कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो ये कोई वस्तु है, इसका निर्माण एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर होता है। ठीक है, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर जब किसी चीज को बनाया जाता है तब कहा जाता है कि इस वस्तु को उत्पन्न किया गया है। इस वस्तु को क्या किया गया है, उत्पन्न। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है प्रोडक्शन। और जब कोई वस्तु जो है इसको अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलाकर बनाया जाता है तब कहा जाता है कि इस वस्तु को क्या किया गया है, व्युत्पन्न किया गया है। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द आता है डेराइव। क्या आता है, डेराइव। डेरिवेशन शब्द सुना होगा, डेरिवेशन शब्द है ना। तो जब एक ही प्रकार के अणुओं से कोई चीज मिलकर बने तो उसको क्या कहा जाता है, उत्पन्न। और जब कोई वस्तु का निर्माण अलग अलग प्रकार के अणुओं से मिलकर हो तब कहा जाएगा उसको व्युत्पन्न। ठीक, तो अगर आप वर्णमाला में देखोगे तो ये जो 3 स्वर हैं, ये जो 3 स्वर हैं ये समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं। कैसे समान प्रकार के, आ से हमने आ को मिला दिया तो क्या बन गया, आ बन गया। ई से ई को मिला दिए तो क्या बन गया, ई बन गया। ऊ से मिला दिया हमने ऊ को तो क्या बन गया, ऊ बन गया। तो देखो ये समान समान प्रकार के स्वर हैं कि नहीं, ये समान है, ये समान है, ये समान है। इसीलिए कहा गया कि ये जो 3 स्वर हैं ये क्या हैं, उत्पन्न स्वर हैं। जबकि 4 स्वर जो होते हैं हमारे, है ना, जैसे आ और ई को मिलाए तो बना ए, वैसे ही आ और ऊ को मिला दिए तो बना ओ, आ से मिला दिए ए को तो बना ऐ, और आ से मिला दिए ओ को तो बना ये आओ। तो यहां पर देखेंगे कि ये जो 4 स्वर हैं, 1, 2, 3 और 4, इनका निर्माण अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल से हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। इसीलिए इन चारों स्वरों को क्या कहा गया, व्युत्पन्न स्वर कहा गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है। इनको क्यों व्युत्पन्न स्वर बोलते हैं, क्यों उत्पन्न स्वर बोलते हैं, समझ आया, हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो हमारी वर्णमाला को अगर देखें तो ये जो 3 वर्ण हैं ये दीर्घ स्वर हैं
और ये चार जो हैं इनको कहा जाता है व्युत्पन्न स्वर। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आपको क्या मिलेगा कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, ठीक है, कौन सा दीर्घ स्वर है, ऑप्शन में क्या रहेगा, ऐसा पूछेगा, सॉरी दीर्घ स्वर नहीं है ऐसा पूछेगा, है ना। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में रहेगा ए, ऑप्शन में रहेगा आ, ऑप्शन में रहेगा ओ, है ना, और ऑप्शन में रहेगा छोटी ई। बताओ कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, ए नहीं है। पहले पूरा ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन देखो पहले। हाँ ई, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं है, देखो कभी कभी ना क्वेश्चन में ये जो दीर्घ बोलने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है श्वास, इसका मतलब क्या होता है, श्वास। तो ए बोलने में हमें ज्यादा श्वास लगता है, आ बोलने में ज्यादा श्वास लगता है, ओ बोलने में ज्यादा श्वास लगता है, ज्यादा समय लगता है, लेकिन ई बोलने में लगने वाले श्वास और समय की मात्रा जो है ये दोनों कम होते हैं। इसीलिए वहां पर थोड़ा सा सोच समझकर ऑप्शन लेना, है ना, क्योंकि ऑप्शन में इन सब को, ये जो 7 वर्ण हैं, इनको वो क्या मान सकता है, दीर्घ स्वर मान सकता है। क्लियर है बात, ठीक। ऐसे आए तो आप आसानी से पहचान सकते हो, है ना, आ गया, बड़ा ई आ गया, ऊ आ गया, और एक ऑप्शन ए आ गया, आप आसानी से पहचान सकते हो। उस स्थिति में आपको दीर्घ स्वर के नाम से नहीं पूछेगा, वो किस नाम से पूछेगा, वो पूछेगा व्युत्पन्न स्वर या उत्पन्न स्वर के नाम से। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, है ना, बोल दिया इनमें से कौन व्युत्पन्न स्वर नहीं है, और ऑप्शन दे देगा आ, ऑप्शन दे देगा ए, ओ। अब पहचानने बोलेगा, अब पहचान लोगे, क्या होगा आंसर इसका, व्युत्पन्न स्वर कौन सा नहीं है, आ नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आसान सा चीज है। जब वो ऑप्शन में इनको मिलाकर देगा, यानी व्युत्पन्न और दीर्घ स्वरों को, यानी उत्पन्न स्वरों को मिलाकर दे रहा है, मतलब वो वहां पर लगने वाले समय के आधार पर बांट रहा है वर्णों को, ठीक है, वो उत्पत्ति पर नहीं जा रहा है। उत्पत्ति पे अगर देखोगे तो उत्पत्ति में तो केवल 3 वर्ण जो हैं ये क्या है, उत्पन्न है, और 4 वर्ण जो हैं ये क्या है, व्युत्पन्न है। लेकिन अगर लगने वाले समय की मात्रा में अगर जाओगे तो उस स्थिति में ये 4 और ये 3 ये सभी दीर्घ हैं। क्यों, क्योंकि इनमें लगने वाला समय जो होता है वो मूल स्वरों से अधिक होता है, लघु स्वरों से अधिक होता है। क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलो भाई, तो ये हो गए हमारे स्वर, ठीक, ये हो गए हमारे स्वर। तो गिनेंगे टोटल कितने हो गए, ये 4, ये 3 और ये 4, यानी टोटल कितने हो गए, 11 स्वर हो गए हैं, ठीक। अब अगली जो कैटेगरी है उनको कहा जाता है अयोगवाह। इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, ठीक। इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, एक आता है अम और एक वर्ण आता है अह। इन दोनों को कहा जाता है अयोगवाह, ठीक। अयोगवाह क्यों कहा जाता है इनको, देखिए अयोगवाह जो शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। अयोगवाह शब्द को अगर देखा जाए तो योग वाह 3 शब्द हैं, ठीक। आ का मतलब नहीं होता है, अज्ञान, ज्ञान नहीं है, अजन्मा, जन्म नहीं लेता, ठीक है। आ का मतलब क्या होता है, नहीं, नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होने वाला उपसर्ग है।
योग का अर्थ होता है जुड़ना, होता है योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। वाह का अर्थ होता है दोनों ओर से। तो ऐसे ऐसे वर्ण जो दोनों ओर से नहीं जुड़ते उनको क्या कहा जाता है? अयोग वाह। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का चीज है, दोनों तरफ से जुड़ने का मतलब क्या है? देखो, जब आप संधि की क्रिया पढ़ते हैं तब वहां पर हमेशा उदाहरण आपने ऐसे देखा होगा, ठीक? कैसे? निह धन सार या दुह धन शासन, ऐसे ही देखा होगा हमेशा उदाहरण, ठीक? कभी भी ऐसा उदाहरण देखे हैं क्या? नी धन विसर्ग यहां से चालू हो फिर ऐसा शब्द रहे, कभी भी ऐसा देखे हो क्या? नहीं होता है। यानी ये जो विसर्ग है वो कभी भी संधि की क्रिया में इस ओर से भाग नहीं लेता है, कभी भी ये इस ओर से भाग नहीं लेता है। उसी प्रकार से अगर आप अम को देखें तो हमेशा कैसे रहेगा? दिक धन अंबर, ऐसे ही जुड़ेगा, ठीक है? दिक धन अंत, ये ऐसा ही रहेगा। ये हमेशा जुड़ता है किस ओर से? इस ओर से। संधि की क्रिया में केवल एक ओर से भाग लेता है अम, और केवल एक ओर से भाग लेता है कौन? आह। कभी भी आप इस प्रकार का उदाहरण नहीं देखोगे, ठीक है? कभी भी आप इधर से अम वाला उदाहरण नहीं देखोगे। इसीलिए कहा गया कि ये दोनों कौन कौन भाई? एक अम और एक आह। ये दोनों ऐसे वर्ण है जो संधि की क्रिया में केवल और केवल एक ओर से ही जुड़ते हैं। ये केवल एक ओर से ही जुड़ते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है क्या? अयोग वाह। अयोग वाह। अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ना, वाह का मतलब दोनों ओर से। शब्दों को जब आप तोड़ेंगे तो उसका अर्थ वो स्वयं बताते हैं। क्लियर है? अम और आह को अयोग वाह क्यों बोला गया? क्योंकि ये संधि की क्रिया में दोनों ओर से भाग नहीं लेते, केवल एक ओर से जुड़ते हैं। हाँ, भले इनकी दिशा विपरीत होती है। देखो, विसर्ग हमेशा इस ओर से जुड़ता है, लेफ्ट टू राइट जुड़ेगा, हमेशा इस ओर से जुड़ता है। और ये जो अम है वो हमेशा ऐसे जुड़ता है, ठीक है? दोनों की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है, लेकिन केवल एक ओर से जुड़ते हैं। ये दोनों ओर से नहीं जुड़ते हैं, इसीलिए ये क्या है? अयोग वाह है, ठीक? अम को एक और नाम दिया जाता है, अम को कहा जाता है, अम को अनुस्वार। अम को और क्या कहा जाता है? अनुस्वार, ठीक? अनुस्वार शब्द को जब आप तोड़ते हैं तो वहां पर भी आपको इसका अर्थ मिल जाता है। क्या अर्थ निकलता है? देखो, अनुस्वार को आप तोड़ेंगे, अनु धन स्वार, ठीक? अनु यानी पीछे, और स्वार का अर्थ होता है स्वर। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। और स्वार का अर्थ क्या होता है? स्वर। तो ऐसा वर्ण जो स्वरों के ठीक बाद में आए, जो स्वरों के ठीक पीछे चले, उस वर्ण को कहा जाता है अनुस्वार। तो जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हो? आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, और तुरंत बाद कौन आएगा? अम आएगा। यानी ये स्वर आपके खत्म हुए, इसके ठीक पीछे कौन चल रहा है? अम चल रहा है। इसीलिए इन वर्णों को, इस वर्ण को क्या कहा गया? अनुस्वार कहा गया, ठीक? आह को कहा गया विसर्ग। आह को क्या कहा गया? विसर्ग कहा गया। क्यों विसर्ग कहा गया भाई? देखो, विसर्ग शब्द को भी अगर तोड़ोगे ना तो ये अपना अर्थ बता देगा। वी का अर्थ
विपरीत होता है ना, अकर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 प्रकार के कर्म गीता में बताए गए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। ठीक है, कर्म यानी काम करना, अकर्म यानी काम नहीं करना, और विकर्म यानी काम के जो करना चाहिए एक्चुअल में उसके विपरीत काम करना, वो विकर्म है। ठीक, तो वि का अर्थ क्या होता है? विपरीत। सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना या लगना, जुड़ना या लगना। इसीलिए जब आप उपसर्ग शब्द बोलते हैं, उपसर्ग, उप यानी सामने, सर्ग यानी जुड़ना या लगना। ठीक, तो ऐसा वर्ण जो बाकी वर्णों से विपरीत दिशा में जुड़े, देखो विपरीत दिशा में जुड़ रहा है, स्वरों की स्वाभाविक गति इधर से इधर होती है। जैसे राम लिखना है मान लो तो र धन आ, देखो स्वर की दिशा क्या है? ये है। ठीक है, क लिखना है मुझे तो क्या होता है? क धन अ, देखो स्वर की स्वाभाविक दिशा। लेकिन ये जो अह वर्ण है इसकी दिशा स्वरों के विपरीत होती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया विसर्ग। ऐसा वर्ण जो विपरीत दिशा में जुड़े, विपरीत दिशा से जुड़े, उसको क्या कहा जाएगा? विसर्ग कहा जाएगा। ठीक, तो यहां तक आपके 13 वर्ण कंप्लीट होते हैं, जिसमें 11 वर्ण जो है वो स्वर है। 11 वर्ण क्या है? स्वर है। एक अनुस्वार है, एक अयोगवाह है, और अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्लियर है यहां तक? 13 वर्ण की कहानी समझ आई सबको? क्यों उसका नाम पड़ा? परिभाषा अगर नहीं पता रहेगी तो फिर दिक्कत होती है, इसीलिए एक एक चीज की परिभाषा आपको बता रहा हूं। समझ आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। रंजीता, संदीप, वंदना, गुड, अमन, दीक्षांत, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? अब जब वर्णमाला पढ़ते हो तो आ ई है ना, आ ई उ री ए ओ अम अह। इसके बाद तुरंत कौन सा वर्ण आता है? तुरंत आता है हमारा क ख ग घ अंगा आता है। ठीक, यानी अब ऐसे वर्ण जो अपने उच्चारण में स्वतंत्र नहीं है, ये अपने उच्चारण में स्वतंत्र नहीं है, इन वर्णों को नाम दिया गया व्यंजन। ठीक है, इनको नाम क्या दिया गया? व्यंजन नाम दिया गया। व्यंजनों की संख्या अगर देखें हमारी वर्णमाला में तो व्यंजन होते हैं हमारी वर्णमाला में 33, और इन 33 वर्णों को 3 छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। कितने भाग? 3 भाग में बांटा जाता है। पहले भाग को नाम दिया गया है स्पर्शी व्यंजन। पहले भाग को नाम दिया गया स्पर्शी व्यंजन, दूसरे भाग को नाम दिया गया ऊष्म व्यंजन, और तीसरे भाग को नाम दिया गया है संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख का कोई भाग मुख के किसी अन्य भाग को स्पर्श करता है। ठीक, स्पर्श यानी क्या हो? छूना। स्पर्श यानी क्या? छूना। तो ऐसा वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख का कोई भाग मुख के किसी अन्य भाग को स्पर्श करता है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अगर देखें तो हमारी वर्णमाला में 25 वर्ण जो है वो स्पर्शी है, यानी स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी है? 25 है।
ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4। तो इस तरीके से 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33। ये 33 वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक। अब ये जो स्पर्शी व्यंजन के 25 वर्ण हैं, इनको 5 गुणा 5 के टेबल में हमारे यहां व्यवस्थित किया गया है। ठीक। कौन कौन से 5 टेबल हैं भाई? देखो, पहला वर्ग कहलाता है क वर्ग, दूसरा वर्ग कहलाता है च वर्ग, तीसरा वर्ग ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग कहलाता है। ठीक। हर वर्ग में 5-5 वर्ण, देखो 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी? 5 है। तो क वर्ग में 5 वर्ण कौन कौन से? क, ख, ग, घ और अंग। च, छ, ज, झ और इया। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। तो इस तरीके से 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी? 5। तो इस तरीके से 5 गुणा 5 का एक टेबल बनता है। इन 25 को मिलाकर हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? ये 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब आते हैं ऊष्म व्यंजनों में। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन, इनकी परिभाषा देखेंगे तो ऊष्म व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है। मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है। तो हमारी वर्णमाला में 4 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। ये तीनों श का उच्चारण अलग अलग होता है। ठीक है? तो 4 वर्ण क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क्ष, त्र, ज और श्र। ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब उच्चारण स्थल पढ़ने वाले हैं भाई। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक। चलो देखो, पहले वर्ग की अगर बात करें, यानी क वर्ग की अगर बात करें तो क वर्ग का उच्चारण स्थल होता है कंठ। ठीक है? इनका उच्चारण स्थल क्या होता है? कंठ। गले से इनका उच्चारण होता है, इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है? कंठ्य या कंठव्य वर्ण कहा जाता है। नाम सुना होगा, ऐसे लिखा रहेगा, कंठव्य वर्ण या कंठ वर्ण, एक ही चीज है, याद रखना। ठीक है? कंठ बोले या कंठव्य बोले, एक ही चीज है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहां से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। ठीक। दूसरा वर्ग च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थल कौन है? तालु है। यानी इस वर्ग का, ये जो च वर्ग है, इसका उच्चारण करते समय आपकी जीभ जो है वो तालु को स्पर्श करती है। तालु क्या होता है? हमारे मुख का ऊपरी छत वाला भाग। ठीक है? उसको क्या कहते हैं? तालु। तो ये जो 5 वर्ण है, इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है वो हमारे तालु को टच करता है, तालु को स्पर्श करता है, इसीलिए इन 5 वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। ठीक। अगला वर्ग ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण करते समय आपकी जीभ और पीछे जाती है, यानी मुख का जो छत वाला भाग है उसके और पीछे चला जाता है, और मुख के पीछे जो नरम वाला भाग होता है उसको कहा जाता है, संस्कृत में उसको बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं?
मूर्धा, मुर्दा मत पढ़ना, मूर्धा। ठीक है, तो मूर्धा से चूंकि इन पांचों वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। ये पांच वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण, ये पांच वर्ण क्या है? मूर्धन्य है। अब ता वर्ग का उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपके दांत को टच करती है, इसीलिए इनको दंत्य वर्ण या दंतव्य वर्ण कहा जाता है। ठीक, प वर्ग का उच्चारण स्थल देखें तो प का उच्चारण स्थल, इसमें आपको जीभ की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें दो होंठ जो है, अपर लिप्स लोअर लिप, ये टच करते हैं और फिर इन वर्णों का उच्चारण होता है। प, फ, ब, भ, है ना, इसीलिए इन पांचों वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना। इन पांचों को क्या कहा जाता है? ओष्ठ्य वर्ण। क्लियर है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है। सीधे पूछेगा इनमें से कौन कंठ्य वर्ण नहीं है। ठीक है, आगे आपको 5 फॉर्मूले बताऊंगा, है ना। यूट्यूब में जो वीडियो जाता था उसमें मैं आपको 5 फॉर्मूले पहले भी बता चुका हूं, चलो आज भी बता दूंगा। ठीक है, कि 5 वर्ण जो हैं वो 5 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थल कहां है। ठीक है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थल तालव्य। और च वर्ग बोल रहा हूं, इसका मतलब ये मत सोचना कि केवल च वर्ण, नहीं, च, छ, ज, झ, इया सब तालु से उच्चारित होंगे। क, ख, ग, घ, अंगा सबका उच्चारण कंठ से होगा। ट, ठ, ड, ढ, ण सबका उच्चारण मूर्धा से है। वैसे ही त वर्ग पूरा यानी त, थ, द, ध, न कहां से उच्चारित होंगे? दंत से। और प, फ, ब, भ, म ये पांचों कहां से उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से, यानी होंठ से उच्चारित होते हैं। क्लियर है? ठीक, उच्चारण स्थल याद करना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भाई। ठीक है, चलो अगला ऊष्म वर्ण। मैंने आपको परिभाषा बताई, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है वो वर्ण क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अच्छे से याद रखिएगा, श, श, स, ह ये सब क्या है? ऊष्म वर्ण है। ठीक, अगला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका निर्माण या तो दो स्वरों के या तो दो व्यंजनों के मेल से हो, या किसी व्यंजन के साथ किसी अर्ध स्वर के मेल से हो। ठीक है सर, ट्रिक बता दीजिए ना। हाँ बताऊंगा, पहले वर्णमाला तो होने दो। वर्णमाला होगी ना, फिर पूरा एक साथ आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, उसमें स्वरों को भी पहचान सकते हो आप, कौन सा स्वर कहां से उच्चारित होता है। ठीक है, ट्रिक के पीछे ज्यादा भागा मत करो यार, नुकसान होता है। ठीक है, चल अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। कैसे होगा भाई? देखो, मैंने बताया आपको 4 हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, क्य और श्र। क्ष का निर्माण होता है जो ये क और श के मेल से होता है। ठीक, त्र का निर्माण त और र के मेल से होता है। ज्ञ का निर्माण ज और इया के मेल से होता है। और श्र का निर्माण श और र के मेल से होता है। क्लियर है? ठीक, अब देखो, ये जो क्ष है, इसको बनाने में एक वर्ण प्रयोग हुआ है क और दूसरा वर्ण प्रयोग हुआ है श। दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं हमको? व्यंजन वर्ण में दिखते हैं कि नहीं? देखो, ये रहा क और ये रहा श। इन दोनों के मेल से क्या बना है? क्ष बना है। यानी ये क्या है? एक प्रकार का ऐसा वर्ण है जिसका निर्माण दो व्यंजनों के
मेल से हुआ है। ठीक, त्रा, त्रा को आप देखेंगे तो एक वर्ण मिलता है त वर्ग का पहला वर्ण है। एक वर्ण जो है हमको मिलता है र। ठीक, र हमको व्यंजन वाले वर्ग में नहीं दिखता है। देखो दिख रहा है क्या कहीं पे? र कहीं नहीं है। याद रखना, र को हमारी वर्णमाला में अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, अभी बताऊंगा इसको क्यों अर्ध स्वर बोलते हैं इसको। ठीक, अगला ज्ञा। ज्ञा देखो, जा और इया ये तो एक ही वर्ग के वर्ण है ना। च वर्ग को देखो, च वर्ग में जा और इया ये दोनों एक ही वर्ग के हैं, मतलब इनका निर्माण भी व्यंजनों से हुआ है। अगला वर्ण श्रा। श्रा में भी श तो हमको व्यंजनों के अंतर्गत दिखता है ऊष्म व्यंजन में, लेकिन हमको एक वर्ण दिखता है इसमें र, जो क्या है? अर्ध स्वर। इसीलिए अगर मैं सीधे बोलूं ना कि दो व्यंजनों के मेल से इसका निर्माण होता है संयुक्त व्यंजनों का, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कई जगहों पर परिभाषा दिया होता है कि भाई दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से सही नहीं है परिभाषा। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए कि जिन वर्णों का निर्माण है ना, जिन वर्णों का निर्माण या तो दो व्यंजनों के मेल से हो, या किसी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अर्ध स्वर के मेल से हो। ठीक है, किसी व्यंजन वर्ण के साथ अर्ध स्वर का मेल होता है, तब भी वहां पर क्या बनता है? क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन बनने के दो तरीके, या तो व्यंजन वर्ण का मेल हो किससे? व्यंजन से, या व्यंजन वर्ण के साथ कौन आकर मिले? अर्ध स्वर आकर मिले। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। ये याद रखिएगा, किस वर्ण का निर्माण कौन से वर्णों के मेल से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पूछता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। क्लियर है यहां तक? संयुक्त व्यंजन तक कोई भी डाउट है क्या? समझ आ गया ना? ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ बताऊंगा मंजू, सबको बताऊंगा, है ना, सबका उच्चारण स्थल बताऊंगा, टेंशन मत लो। सर पीडीएफ क्यों नहीं भेजते आप हिंदी का? अरे भाई हिंदी का अभी ये क्लास तो खत्म होने दो, जिस पीपीटी से पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको पीडीएफ से, है ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट होगा ना तो पूरा एक साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ में और मैं क्या है 2-3 क्लास का एक साथ मिला करके क्लास ले रहा हूं, है ना, तो इसमें वो सारी क्लासेस का जो आगे का पोर्शन है वो भी दिया हुआ है, सब आपको एक साथ मिलेगा। ठीक है, चल अगली कैटेगरी जो है इसको कहा जाता है अर्ध स्वर। ठीक है, अब देखो टोटल वर्ण हमारे कितने हो गए? 11, 11 और 2 13, 13 और 33 46 वर्ण हो गए हैं। ठीक है, अगली कैटेगरी है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं 4 वर्ण, य, र, ल और व। ये 4 वर्ण कहलाते हैं अर्ध स्वर। ठीक, इनको अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? तो सर देखो, अर्ध स्वर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे वर्ण हैं जिनका निर्माण स्वरों से हुआ है, लेकिन इनकी प्रकृति व्यंजनों के जैसी है। कैसे भाई? देखो, ई और आ को मिलाने पर बनता है य, उ और आ को मिलाते हैं तो बनता है व, री से जब आप आ को मिलाएंगे तो बनता है र, और संस्कृत का स्वर होता था री, इसको आप आ से मिलाते हैं तो ये बनता है ल। ठीक, तो य, र,
ल, व, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनका निर्माण स्वरों से हुआ है। देखो ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये स्वर है, ये भी तो स्वर है, ये स्वर, ये भी स्वर, ये भी स्वर होता है। ठीक है, संस्कृत में ना 14 स्वर होते हैं, 11 स्वर हमने देखा। इसके अलावा ना वहां पर बड़ा री होता है, री होता है, और ऐसे बड़ा री होता है। ठीक है, तो ये 3 एक्स्ट्रा स्वर होते हैं संस्कृत में। हिंदी में इनको शामिल नहीं किया गया, इन तीनों वर्णों को। ठीक, तो री के साथ आप जब आ को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ल बनता है। तो कुल मिलाकर बना तो स्वरों से ही है। तो ये ऐसे वर्ण हैं जिनका निर्माण स्वरों से हो रहा है, इनका निर्माण स्वरों के मेल से हो रहा है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति स्वरों के जैसी ना हो करके किसके जैसी है? व्यंजनों के जैसी है। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो, कभी भी आप स्वरों पर ऐसे मात्रा लगे देखे हो क्या? आ पे या आ पे ऐसे ऊ की मात्रा, या आ पे ऐसे ई की मात्रा, या ई पे ऐसे ऊ की मात्रा, कभी देखे हैं क्या? कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये जो स्वर हैं, है ना, जो स्वर होते हैं वो अपने उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। उनको अपना उच्चारण करवाने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रवृत्ति किसकी होती है? प्रवृत्ति होती है व्यंजनों की। हमको क का यदि उच्चारण करना है तो हमें किसका आलम्बन लेना पड़ता है? स्वरों का। ठीक, इसी प्रकार यदि च को भी उच्चारित करना है तो क्या होगा? च और आ। यदि ची लिखना है तो क्या होगा? च धन बड़ी ई। यानी ये जो वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। इनको अपना उच्चारण करने के लिए या इनके उच्चारण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई? देखो, स्वरों की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये जो 4 वर्ण हैं, इनका निर्माण स्वरों से होता है। ये स्वरों से बने हैं। देखो, आई से आ को मिलाए तो य बन गया, ऊ से आ को मिलाए तो व बन गया, री से आ को मिलाए तो र बन गया, और री से आ को मिलाए तो ल बन गया। लेकिन इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। कैसे? जब हम या का उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण में या के साथ क्या आता है? आ आता है। इसी प्रकार व का जब आप उच्चारण करेंगे तो व के साथ क्या आएगा? आ आएगा। इसी प्रकार अगर आप र का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? र धन आ होता है। और ल का जब आप उच्चारण करते हैं तो क्या बनता है? ल धन आ बनता है। क्लियर है? तो देखो, इनका जन्म स्वरों से हो रहा है, ये स्वर है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति कैसी है? व्यंजनों के जैसी। प्रवृत्ति बोलने का मतलब इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? स्वरों की आवश्यकता पड़ रही है। इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा गया? इन वर्णों को कहा गया है अर्ध स्वर। क्लियर है? इसको क्यों अर्ध स्वर कहा गया? समझ आया? बहुत बढ़िया। रोमन, ये जो वर्ण हैं अर्ध स्वर, इन्हीं को कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। इन्हीं को और क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ का मतलब 2 शब्द हैं। देखो, अंतः, एक शब्द है अंतः और एक शब्द है स्थ। अंतः मतलब अंदर और स्थ मतलब स्थित होना। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अंतः स्थित वायु के द्वारा हो, उन वर्णों को कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। तो ये जो 4 वर्ण हैं, ये जो 4 वर्ण हैं य र ल व, इनका उच्चारण जो है वो अंतः स्थित वायु के द्वारा होता है। अंतः स्थित वायु बोलने का मतलब क्या होता है? जो हम अंतः अंग कौन सा होता है हमारा श्वास का? ये होता है फेफड़ा। फेफड़ा होता है अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ अंग होता है हम लोग का, है ना, श्वास लेने का। तो ये जो वर्ण हैं, इनका उच्चारण
अंतः स्थित वायु के द्वारा होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। क्लियर है? इन्हीं को अर्ध स्वर कहा जाता है और इन्हीं वर्णों को अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है। इनको अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण स्वरों से होता है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति व्यंजनों के जैसी होती है। इन्हीं वर्णों को अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण जो है वो अंतः स्थित वायु के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसीलिए आप इन वर्णों का ज्यादा समय तक उच्चारण नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा देर तक उच्चारण करने का प्रयास करेंगे तो दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना, आप बहुत समय तक इसका उच्चारण नहीं कर पाओगे, और दूसरी संभावना, यदि आप इसके उच्चारण को लंबा खींचने का प्रयास करोगे तो वहां पर आ का उच्चारण प्रारंभ हो जाएगा, या नहीं रहेगा, फिर वो आ जाएगा। करके देख सकते हो, करके देखो और बताओ या का उच्चारण कितना समय तक कर पा रहे हो, और यदि कर पा रहे हो तो बहुत ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद आ का उच्चारण सामने आ जाएगा। ठीक है, या आ आया, या का उच्चारण थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, हाँ, इसीलिए ये क्या है, ये अंतस्थ वर्ण है, यही कारण है। ठीक, तो अगर आपको अर्ध स्वर बोले या अंतस्थ वर्ण बोले, दोनों एक ही चीज है, परिभाषागत रूप से दोनों अलग हैं। ठीक है, परिभाषागत रूप से देखा जाए तो इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। जैसे जैसे आप एक व्यक्ति हो, लेकिन एक ही समय पे आप अपनी मम्मी के लिए बेटे हो, अपने पापा के लिए बेटे हो, लेकिन उसी समय पर अपने चाचा के लिए भतीजे भी तो हो, अपने मामा के लिए भांजे भी तो हो, अपने दादा या दादी के लिए पोते भी तो हो। वैसे ही ये जो चार वर्ण हैं, ये अर्ध स्वर भी हैं और इन्हें ही कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। ठीक, अब हमारे वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई भाई, 50 वर्ण हो गए। दो वर्ण बचे हमारे। कौन से दो वर्ण बचे हैं भाई? एक बचा है ड़ा और एक वर्ण बचा है ढ़। इन दोनों वर्णों को कहा जाता है उक्षिप्त वर्ण। इन दोनों को क्या कहा जाता है? उक्षिप्त वर्ण कहा जाता है। ठीक, उक्षिप्त बोलने का मतलब क्या है? देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा, प्रक्षेपण। ये शब्द सुने हो? शब्द सुने हो? प्रक्षेपण क्या होता है? प्रक्षेपण का मतलब कहां सुने हो? प्रक्षेपण शब्द सुने हो? आएगा आएगा, सब कॉन्सेप्ट समझ आएगा अमन, है ना? फेंकना हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। प्रक्षेपित करना यार, सुने होगे शब्द, है ना? सैटेलाइट में, बहुत बढ़िया। रॉकेट नोदन, रॉकेट रॉकेट, हाँ ठीक है। देखो, प्रक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज को तेजी से ऊपर की ओर फेंकना। ठीक है, इसीलिए रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है। सुना होगा शब्द, रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया, बोलते हैं ना। प्रक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज को नीचे की ओर से ऊपर की ओर तेजी से फेंकना। ठीक है, ये मान लो कोई वस्तु है, इसको आप तेजी से ऊपर की ओर फेंकते हो तो क्या कहा जाएगा? इस वस्तु को प्रक्षेपित किया गया। इस प्रक्षेपण शब्द का विलोम शब्द होता है क्या? उक्षेपण। इसका विलोम शब्द क्या होता है? उक्षेपण। उक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज को तेजी से नीचे की ओर पटकना, नीचे की ओर पटकना, उसको आप क्या कहते हो? उक्षेपण। तो जब आप इन दो वर्णों का उच्चारण करते हो, ड़ और ढ़ का, तो आपकी जीभ ऊपर से नीचे की ओर तेजी से पटखनी मारती है। करके देखो, हो रहा है क्या? बताओ। उड़ाना नहीं होता भाई, उड़ाने के लिए संस्कृत में उड्डयन शब्द होता है ना, प्रक्षेपण शब्द नहीं होता। हो रहा है, ड़ ढ़, नीचे एकदम तेजी से आ रहा है कि नहीं? ठीक है,
नीचे की ओर एकदम तेजी से आता है कौन? हमारी जीभ। इसीलिए इन दोनों वर्णों को क्या कहा जाता है? उपक्षिप्त वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उपक्षिप्त वर्ण। तो आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है क्लास में। ठीक, हर एक चीज की परिभाषा आपके दिमाग में वैसी ही बैठनी चाहिए जैसा मैं आपको बताया हूं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में जो है वो इंस्टेंट क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आते हैं। ये संधि में भी काम आएंगे सारी चीजें। ठीक है, अब स्वरों का और वर्गीकरण है। देखो, स्वरों को और छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, और तरीके से बांट सकते हैं ना। ठीक, जैसे इंसानों को बांट सकते हैं, धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं, जाति के आधार पर बढ़ जाते हैं, वर्ग के आधार पर अमीर गरीब के हिसाब से बढ़ जाते हैं, कभी रंग के आधार पर बढ़ जाते हैं। वैसे ही स्वरों को अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है। ठीक, स्वरों को अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है। इसमें सबसे पहला होता है मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर बोलने का मतलब क्या है? कि लगने वाले समय के आधार पर। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व के अंतर्गत कौन कौन आता है? अ, ई, उ और री, जैसा कि मैंने आपको बताया। दीर्घ स्वर में ये सारे वर्ण जो है मात्रात्मक रूप से आ जाते हैं। ठीक है, मैंने वहां पर समझाया आपको कि दीर्घ स्वर जब आपको बोला जाएगा तो आप इनको ले सकते हो, क्योंकि लगने वाले जो समय की मात्रा है वो दीर्घ स्वरों में यानी उत्पन्न स्वरों में और व्युत्पन्न स्वरों में समान होती है, लेकिन लघु स्वरों में कम होती है। इसीलिए वो क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक, दूसरा मुख द्वार के, है ना, ये मुख द्वार है यार, मुख्य द्वार लिख दिया। मुख द्वार के खुलने के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। ठीक, मुख द्वार का खुलना मतलब किस तरीके से मुख खुल रहा है। चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार से मुख को खोल करके आप इनका उच्चारण करते हो। जैसे पहला होता है विवृत, दूसरा होता है अर्धविवृत, तीसरा होता है अर्ध संवृत्त और चौथा होता है संवृत्त। ठीक, आप इसको ऐसे समझो, ये ऐसा और ये ऐसा, दो स्थितियां, ये दो चीजों को समझो, समझ आ जाएगा। ठीक, आ का जब आप उच्चारण करते हो तो आपका मुंह ऐसे खुलता है, इस ओर से खुलता है। इस स्थिति को कहा जाता है विवृत स्थिति। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विवृत स्थिति। और ये जो स्थिति है इसको कहा जाता है संवृत्त स्थिति। मुख का जो पोजीशन है वो दो तरीके से, आप मुख को दो तरीके से फैला सकते हो, एक ऊपर से नीचे और एक दाएं से बाएं, ऐसे फैला सकते हो ना। ठीक, तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर फैलाते हो तो उस स्थिति को कहा जाता है विवृत स्थिति। और जब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, आप जैसा, यानी जब क्षैतिज रूप में फैलाओगे तो उसको क्या कहा जाता है? संवृत्त स्थिति। तो जब आप आ का उच्चारण करते हो तो आपका मुख जो है वो ऊपर की ओर खुलता है ऐसे, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? ये पूर्ण विवृत वर्ण है। ठीक है, आ जो है ये ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय आपका मुख ऊपर से नीचे की ओर खुलता है ऐसा। ठीक, दूसरा अर्धविवृत। अर्धविवृत मतलब खुलेगा इसी रूप में लेकिन कम खुलेगा, जो इतना खुलता था वो अब इतना खुलेगा। ठीक, ए है ना, ए, आओ, देखो थोड़ा सा खुला, जबकि आ बोलने के लिए मुझे मुंह पूरा खोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी विवृत हैं, लेकिन कैसे विवृत हैं? अर्धविवृत हैं। क्यों? आधा खोलना पड़ा। संवृत्त का मतलब दाएं से बाएं जाओगे। ठीक, संवृत्त का मतलब दाएं से बाएं। तो जब ई, देखो जा रहा है ऐसे, खुल रहा है मुंह, ई, ई, ऊ। ठीक है, ये क्या है? संवृत्त वर्ण है। अर्ध संवृत्त में कौन आएगा? ए और ओ। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जो है पूछ देता है। अब ये जो है
आपको एक नंबर बिल्कुल आगे लेके जाएगा, क्योंकि सब लोग जो है ना वो इस विभाजन को नहीं पढ़ते हैं। इसको आप पढ़ लेना, आपको पीडीएफ जब मिलेगा आप इससे एक बार पढ़ लेना। ठीक, अब देखो, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार। ठीक, 3 प्रकार कौन कौन से? पहला होता है अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जिह्वा के सामने भाग से हो, तो ये 4 वर्ण आते हैं। मध्य स्वर में कौन आता है? आ आता है। और पश्च स्वर में कौन आता है? ये 5 वर्ण आते हैं। क्लियर है? ठीक, तो याद रखना, क्या अग्रस्वर, क्या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जिह्वा के सामने वाले भाग से हो। ई, उ, है ना, ये है, सॉरी, ई, ए, ये है। मध्य स्वर कौन? जिसका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है। और पश्च स्वर कौन? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से होता है। ठीक, अब होठों की स्थिति के आधार पर वर्तुल, वर्तुल, अवर्तुल और अर्धवर्तुल। वर्तुल का मतलब क्या होता है? गोल। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपके होंठ की आकृति गोल बने, वो क्या है? वर्तुल है। अगर थोड़ा सा गोल बने तो अर्धवर्तुल है, और बिल्कुल भी गोल ना बने तो वो आवर्तुल है। ठीक है, वर्तुल यानी गोल, अर्धवर्तुल यानी थोड़ा सा गोल, और आवर्तुल यानी गोल नहीं होगा वहां फिर। ठीक, तो ई, ए, ये चारों क्या है? आवर्तुल वर्ण है। वर्तुल में कौन आएगा? उ। देखो होंठ जो है वो इस प्रकार की आकृति बनाते हैं, इसलिए ये क्या है? वर्तुल स्वर है। और अर्धवर्तुल स्वर में कौन आता है? आ आता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, ये 4 विभाजन और आपको मैंने बताए हैं। कल की क्लास में हम लोग सघोष अघोष का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सघोष अघोष का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा व्यंजनों को इसी प्रकार से और जिन भागों में बांटा गया है उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा सब वर्ण का, जितने भी वर्ण है सभी का उच्चारण स्थल कल हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर आगे वाला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ वाले सर आ गए हैं। अब अगली क्लास आपकी छत्तीसगढ़ की थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्लुप्त स्वर, अरे प्लुप्त नहीं होता भाई, प्लुत होता है। ठीक है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है ये संस्कृत का स्वर होता है, हिंदी में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, संस्कृत में संधि के नियम के अंतर्गत, हालांकि संधि का जो नियम है वो हिंदी में लिया गया है, कुछ कुछ नियम लिए गए हैं, इसलिए प्लुत हमको कभी कभी दिखाई पड़ता है ना। ये असल में होता क्या है, देखो, ये लघु स्वर, ये दीर्घ स्वर, है ना। लघु स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण 1 इकाई समय तक होता है। इसकी यूनिट मान लो 1 है, तो इसकी यूनिट जो होगी वो 2 होगी, यानी इससे दुगुने समय तक उच्चारित होगा आ, और आ से तिगुने समय तक जब कोई वर्ण उच्चारित होता है तो उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, जब संधि पढ़ेंगे ना तो इसको और अच्छे से बताऊंगा प्लुत स्वर को। ठीक, चलो फिर आज हिंदी में इतना ही, कल मिलते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, करते रहिए, क्योंकि एग्जाम का डेट कब आ जाए कुछ पता नहीं। ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, फिर हड़बड़ाते हो, हर हर कट मचता है, उससे अच्छा भाई पहले से पढ़ के रखे रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू।